नाज़रीन, लेबनान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि उनको अरब्स की जरूरत है, रीजन की जरूरत है इजराइल से निपटने के लिए। और दूसरी तरफ अमेरिका की जानिब से हिजबुल्लाह के ऊपर जब वो सैंक्शंस अनाउंस की गई हैं, एक तरफ से इजराइल के हमले हो रहे हैं तो दूसरी तरफ से साथ यानी कि अमेरिका ने सैंक्शंस हिजबुल्लाह के ऊपर जब अनाउंस कर दी हैं, दैट मींस के ये कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हैं जो लेबनान के ऊपर हो रहे हैं। एक तरफ सैंक्शंस लगाई जा रही है, दूसरी तरफ से अटैक्स हो रहे हैं। यानी इजराइल पर कोई सैंक्शंस नहीं है, बल्कि उल्टा सैंक्शंस भी उन पर लग रही हैं जिनके ऊपर इजराइल जब वो हमले कर रहा है। ये अजब बात है। उधर हमास के ऊपर अटैक होते हैं तो सैंक्शंस फलस्तीनियों के ऊपर, उधर यमन के ऊपर इजराइल हमला करता है तो सैंक्शंस भी यमन के ऊपर, और ईरान पर इजराइल हमला करता है लेकिन सैंक्शंस भी ईरान के ऊपर जब लगती हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके खिलाफ भरपूर जिदोजहद जब वो जारी है। और चाइना, ईरान, रशिया, नॉर्थ कोरिया, वेनेजुएला जो है वो एक इसलिए एक पैरेलल सिस्टम जो वो दुनिया में लेकर आना चाहते हैं। अच्छा, साथ ही नॉर्थ कोरिया ने जब बैलिस्टिक मिसाइल जब फायर कर दिए हैं और कहीं जापान के करीब जाकर वो गिरे हैं। और सऊदी अरेबिया के हवाले से बड़ी खबर यह है कि सऊदी अरेबिया ने जर्मनी के साथ कोऑपरेशन बढ़ाने के ऊपर बातचीत शुरू कर दी है और वो वॉरशिप्स बना सकते हैं। सऊदी अरेबिया जो है वो जर्मनी के कोऑपरेशन से वॉरशिप्स बनाने के ऊपर जब वो गौर कर रहा है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट होगी। एक तरफ वो अमेरिका से F-35 ले रहे हैं, एक तरफ उनका पाकिस्तान के साथ ऐसा एग्रीमेंट है कि पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर भी फायर कर सकता है, और अब जर्मनी के साथ वॉरशिप्स बनाने जा रहे हैं। तो सऊदी अरेबिया तेजी के साथ एक ऐसी बड़ी पावर के तौर पर इमर्ज कर रहा है कि इजराइल जाहिर है कि इस बात से परेशान है, क्योंकि इजराइल ये चाहता है कि बाकी कमजोर रहेंगे तो फिर उनके पार्टनर बनकर रहेंगे ना, उनके सब्जुगेट होकर रहेंगे, उनकी बात मानेंगे। अगर ये ताकतें खुद इंडिपेंडेंट हो जाती हैं तो फिर इजराइल कैसे अपनी बात जब मनवा सकेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसी दरमियान ईरान के अंदर एक बड़ा मसला नया ये सर उठा रहा है कि ईरान के अंदर वाटर क्राइसिस जो वो इस सतह के ऊपर चला गया है कि ईरान के प्रेसिडेंट ने थोड़ी देर पहले ये कहा है कि तेहरान को खाली करना पड़ सकता है अगर एक माह के अंदर अंदर बारिशें ना हुई। अच्छा, अब यह मामला बड़ा संगीन है। उसकी वजह यह है कि सीरिया के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ था, ठीक है ना। एक तरफ सैंक्शंस और फिर दरमियान में क्लाइमेट चेंज, और सैंक्शंस की वजह से क्लाइमेट चेंज जो है उससे निपटा नहीं जा सका, जिससे सीरिया की इकॉनमी जो वो बहुत बुरे तरीके से मुतासर हुई। और फिर 2011 में जो अपराइजिंग्स हुई और उसके बाद जो सिविल वॉर हुई, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये क्लाइमेट चेंज था और बारिशों का ना होना और खुश्क साली हो जाना, ठीक है ना। इससे इकॉनमी बहुत ज्यादा तबाह हुई थी। तो अभी ईरान के सदर ने कहा है कि तेहरान को खाली करना पड़ सकता है अगर इसी महीने जो वो बारिशें ना हुई। तो ये बड़ा संगीन मसला है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका की जानिब से मजीद अटैक्स जो है वो समंदर में किए गए हैं। सबसे पहले टकर कार्लसन की कुछ हेडलाइंस मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एक भरपूर जो तहरीक है वो अमेरिका के अंदर अब आगे बढ़ रही है। एक ओपन डिबेट इजराइल के हवाले से शुरू हो चुकी है। और फिर अमेरिका की एक खासियत है कि जब उनके लोग एक चीज का सुराग लगाना शुरू करते हैं तो फिर उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचा के आते हैं। तो अब जैसे जैसे वहां पर बातें खुल रही हैं तो इजराइल की सपोर्ट बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो रही है। और न्यूयॉर्क का इलेक्शन तो बाकायदा हुआ इस बात के ऊपर है, यानी डोमेस्टिक इशू के साथ डोमेस्टिक इशू भी इजरायली जंगों के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो यही बात कर रहे हैं कि आप चूंकि पैसा इजराइल की जंगों में लगा रहे हैं तो मसाइल इधर हैं। तो एक्चुअली वो डोमेस्टिक मसला भी डोमेस्टिक नहीं है, उसमें भी कहीं ना कहीं जब इजराइल आता है। सो टकर कार्लसन की कुछ हेडलाइंस मैं आपके साथ शेयर करता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने ट्रंप के लिए जब वो कैंपेन की, आई लव ट्रंप, मैंने उसके लिए इलेक्शन में सारी कैंपेन को आगे बढ़ाया, लेकिन जो ही वो इलेक्ट होता है तो सबसे पहले वो किस शख्स को जब वो इन्वाइट करता है, और वो नेतन्याहू है। फिर नेतन्याहू एक बार, दो बार, तीन मरतबा फिर वो जब विजिट करता है। यानी क्या हमने ट्रंप को इसलिए इलेक्ट किया था कि वो नेतन्याहू, मतलब सबसे पहले उसकी तवज्जो ही नेतन्याहू है। और उसने कहा कि आई एम नॉट मैड एट इजराइल, लेकिन मुझे असल गुस्सा जब वो अपने लीडर्स के ऊपर है जो अपना टाइम और हमारे पैसे इजराइल के ऊपर जो है वो किसी दूसरे मुल्क के ऊपर जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमसे टोटल बिट्रेयल कर रही है। ये उनके अल्फाज है, हमारे साथ जो है वो हमारी गवर्नमेंट बिट्रेयल कर रही है। और अगर आप कोई इजराइल के हवाले से बात करें इस चीज के ऊपर कि भाई हमारे पैसे वहां पर क्यों लगाए जा रहे हैं,
تو اینٹی سیمائٹ کہہ دیا جاتا ہے اور نازی جو ہے وہ کہہ دیا جاتا ہے. تو یہ انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ جو ریپبلکن پارٹی ہے یعنی جو ٹرمپ کی پارٹی ہے, ریپبلکن پارٹی نے اپنے ووٹرز کے ساتھ بٹریل کیا ہے. جو پرامس وہ کر کے آئے تھے وہ پرامس انہوں نے پورے نہیں کیے, بلکہ وہ اسرائیل کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ سب سے سخت ترین الفاظ ہیں جو امریکہ میں بولے جا سکتے ہیں. یعنی ریپبلکن پارٹی وہ اقتدار میں ہے اور اقتدار میں اس طرح سے آئی ہے کہ ہم امریکہ کو سیو کریں گے. تو اس کے بارے میں ٹکر کارلسن کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بٹریل کیا ہے کیونکہ یہ امریکنز کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں, یہ اسرائیل کے لیے کام کر رہے ہیں. اور پھر آگے انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو ہے ایک 9 ملین لوگوں کا ایک ملک ہے, چھوٹا سا ملک ہے. تو مجھے اسرائیل سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن مجھے اس بات سے مسئلہ ہے کہ ہم 350 ملین لوگوں کا ملک ہیں اور دنیا کی سپر پاور ہیں, لیکن ہماری کنورسیشنز کا جو مرکز ہے وہ اسرائیل کیوں ہے, ہمارے فیصلوں کا مرکز ہے وہ اسرائیل کیوں ہے. ہم اپنے مسائل, اپنے فیصلے, اپنی چیزوں کے اوپر فوکس. انہوں نے کہا کہ ایوری کانگریس مین جو ہے وہ صبح سے لے کر شام تک اسرائیل کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے, اسرائیل کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے. تو مجھے مسئلہ جو ہے اس بات سے ہے. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بھی نارمل انسان اس بات کو دیکھتا ہے کہ یہ اس طرح سے نظام چل رہا ہے تو وہ کہے گا واٹس دا ہیل از دس. تو یہ اس طرح کی سخت ترین بات ہے. تو یہ اوپن ڈیبیٹ جو وہ امریکہ میں شروع ہو چکی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی نہیں روک سکتا. یعنی اگر ٹکر کارلسن ان کا بہت انفلوئنس ہے ٹرمپ کو جتوانے میں, کیمپین کیا انہوں نے, بہت انفلوئنس ہے ان کا ٹرمپ کو جتوانے میں. اب وہ کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ اسرائیل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اسرائیل ہے, اس کو ذرا سائڈ کے اوپر اٹھا کے پھینک اور اپنے مسائل کے بارے میں جو ہے وہ بات کی جائے. سو اس کا رزلٹ ہے, اس کا رزلٹ نیو یارک کا الیکشن ہے, باقی الیکشن ہے اور آگے مڈ ٹرم الیکشن کے بارے میں ٹرمپ نے سوچنا ہے, کیونکہ اگر وہ اسرائیل فرسٹ پالیسی نہیں بدلیں گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. اچھا, اسرائیل کا جو ناظرین کولیپس ہے وہ 2 وے ہو رہا ہے. ایک ہے ایکسٹرنل اور ایک ہے انٹرنل. ایک یہ ہے کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, یورپ میں کیا ہو رہا ہے, ریجن میں کیا ہو رہا ہے, دنیا کیسے دیکھ رہی ہے, اور جو گلوبل پاور سٹرکچر بدل رہا ہے وہ کیسے اسرائیل کی ہیجمنی اور بدماشی کو متاثر کر رہا ہے. اور ایک کولیپس ہے وہ اندر ہو رہا ہے. ایک طرف حریدی نکلے ہوئے ہیں, ایک طرف اکنامک کولیپس, اور ایک طرف جو ہے ان کی سوسائٹی اس ایکسٹریمزم کے اوپر چلی گئی ہے کہ کوئی بھی سوسائٹی جب وہ اتنی ایکسٹریم ہو جائے تو ایک لمبا عرصہ کے بعد جب وہ سروائیو نہیں کر سکتی ہے. ابھی آپ دیکھیں وہ اسرائیلی فوجی جنہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ سیکشل وائلنس کیا تو ان کو رہا کر دیا گیا, بلکہ ان کو اب باقاعدہ ٹی وی کے اوپر بلایا جا رہا ہے اور وہ اپنا ہیروئزم جب وہ وہاں پر بیان کر رہے ہیں. یعنی ایک سوسائٹی جب ایز اے ہول سوسائٹی اتنی ایکسٹریم ہو جائے تو وہ ایک لانگ ٹرم ٹائم کے لیے وہ سروائیو نہیں کر سکتی. اب آپ دیکھیے 100 سولجرز اینڈ آفیسرز نے اسرائیلی آرمی چیف کو خط لکھا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اچھا نہیں ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ سیریس ایکوزیشنز ہیں جس میں انوسنٹس ہے وہ جنگ کے اندر مارے گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, سیویلینز کو ہم نے مارا ہے اسرائیلی فوج نے. تو یہ 100 جو سولجرز ہیں اور آفیسرز ہیں انہوں نے اسرائیلی آرمی چیف کو لکھا ہے. اب آپ دیکھیں وہاں پر پچھلے 1 سال کے ریکارڈ کے مطابق 279 جو ہے وہ سوسائڈز ہوئی ہیں, یعنی ہر دوسرے دن ایک سوسائڈ ہو رہی ہے. تو یہ کیا ہے, کیا وجہ ہے کہ مطلب دنیا کے کسی ملک میں اتنی بڑی نمبرز نہیں ہوتے, تو پھر انہوں نے ایسا کیا کیا ہے کہ یہ جینوسائیڈ روزانہ کر رہے ہیں. سو the message speaks of the disintegration of the army's values during the fighting in Gaza, West Bank and Lebanon. غزہ, ویسٹ بینک اور لیبنان تینوں جگہوں پر جو ہے وہ وار کرائمز کمٹ کیے گئے. یہ لیٹر جب لکھا گیا. سو یہ ہے ایک انٹرنل کولیپس. اب ذرا آ جاتے ہیں لیبنان کے حوالے سے, حزب اللہ کے حوالے سے معاملات اسی طرح کھڑے ہوئے ہیں اور گمبھیر ہو چکے ہیں جب سے پچھلے کچھ گھنٹوں میں اسرائیل نے فل سکیل اٹیک لیبنان کے اوپر لانچ کر دیا ہے. تو اس کے بعد معاملات گمبھیر ہیں. تو گورنمنٹ کے اوپر شدید پریشر ہے کہ بھئی آپ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہم دیکھیں نا, لیبنیز آرمی جو ہے وہ آگے بارڈر کی طرف یا فرنٹ لائن کی طرف نہیں جا رہی ہے, وہاں پر جائے اسرائیل کو کنفرنٹ کرے. تو وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں جیسے وہ الاؤ کر رہے ہیں اسرائیلی اٹیکس کو, اسرائیلی اگریشن کو. اسرائیل صرف یہاں پر دندناتا ہے اس لیے پھر رہا ہے کہ یہ جو سارا ایک سٹرکچر بنا ہوا ہے کہ لیبنیز گورنمنٹ چپ کر کے بیٹھی ہے, بلکہ وہ کہہ رہی ہے کہ ہاں صحیح ہے, حزب اللہ ڈسارم ہونی چاہیے. اور اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم بذریعہ طاقت حزب اللہ کو ڈسارم کر رہے ہیں اور اس میں لیبنان کے لوگ مارے جا رہے ہیں. تو یہ سلسلہ چل نہیں سکتا. اب لیبنان کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے حملے بہت ہی ڈینجرس ہیں اور ہمیں عربز کی جو ہے وہ سپورٹ چاہیے.
रीजन की जब हमें सपोर्ट चाहिए इसराइल का सामना करने के लिए। अब ये उन्होंने सपोर्ट मांगी है, किस हद तक सपोर्ट मिलती है, क्या सपोर्ट मिलती है, और ये रीजन जब वो गजा में तो कुछ कर नहीं सका, अब लेबनान के लिए वो क्या करेगा, बहरहाल देखना है। और उधर अमेरिका ने न्यू सैंक्शन जो है वो हिजबुल्लाह के ऊपर लगा दी हैं, और वो कह रहे हैं कि ईरान और हिजबुल्लाह से लेबनान के लोगों को खतरा है, इसराइल के लोगों को नहीं। इसराइल को तो है ही है, इसराइल को तो हर एक से खतरा है, लेकिन इनसे लेबनान के लोगों को भी खतरा है। और ईरान और हिजबुल्लाह ने लेबनान को यरगमाल बनाया हुआ है, लेकिन अब के बाद जब हम ये अलाउ नहीं करेंगे और लेबनान को आजाद करवाएंगे हम। और इधर इजरायली इंटेलिजेंस ये कह रही है कि यहां पर ट्रांसफर ऑफ वेपन्स हुआ है, हिजबुल्लाह जो वो फील्ड ट्रेनिंग कर रही है, और ये सारा कुछ जो है वो लेबनीज आर्मी की कोऑपरेशन के साथ हो रहा है, इसलिए हमें मजीद हमले करने। अब ये उनकी थोड़ी देर पहले रिपोर्ट आई है, तो वो एक नया जवाब है हमला करने के लिए। खैर, तो ये सूरत हाल लेबनान के अंदर बनी हुई है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि जो इसराइल के साथ हमारी जंग हुई है, हमसे इसराइल और अमेरिका ने अनकंडीशनल सरेंडर, ट्रंप ने अनकंडीशनल सरेंडर डिमांड किया था, और मामला कहां पर खत्म हुआ, इसराइल को अनकंडीशनल सीज फायर करना पड़ा, इबरतनाक शिकस्त हुई। उन्होंने कहा कि इसराइल और अमेरिका का मेन गोल यह था कि एक ऐसा सरप्राइज और सडन अटैक्स किए जाएं और असैसिनेशंस की जाएं कि ईरान जो है वो आगे से जवाब ना दे सके। तो 2 या 3 दिन के अंदर ईरान मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर जाएगा, ये बुनियादी तौर पर जंग का मकसद था। तो मैंने बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स के साथ मुलाकात में ये कहा कि इसराइल और अमेरिका बार बार ये मेंशन करते हैं कि इस जंग के दरमियान इसराइल और अमेरिका का कंट्रोल था ईरानियन स्काइज में। तो मैंने कहा कि जरा ये तो बताओ कि इसराइल के स्काइज में किसका कंट्रोल था, ईरानी मिसाइल्स का कंट्रोल था। और अमेरिका, इसराइल और यूरोप और वेस्ट, इन सब का जो मल्टी लेयर एयर डिफेंस है वो सारा मिलकर भी इसराइल को नहीं बचा सका। और जो ईरानी मिसाइल्स हैं वो इसराइल के अंदर लैंड किए। यहां पर तो कोई चाइनीज और रशियन वॉरशिप्स और उनका मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम नहीं था। तो उन्होंने कहा हमने इनके स्काइज को जो कंट्रोल किया और हमारे मिसाइल जब वहां पर लैंड किए, और हमारे मिसाइल जो हैं उन्होंने बड़ा एक्यूरेटली जाकर अटैक किया, और हर गुजरते दिन के साथ हमारी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ रही थी। और यही इकलौती वजह थी कि वो अनकंडीशनल सरेंडर हमसे डिमांड कर रहे थे, और नतीजा ये निकला कि उनको अनकंडीशनल सीज फायर करना पड़ा। हालांकि आप देखें ना, जैसे गजा में ये सीज फायर करते हैं तो कितनी शरारत रखते हैं, नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, वैसे नहीं वैसे होगा, फिर वायलेशंस भी करते हैं। जैसे लेबनान के हवाले से कि हिजबुल्लाह डिसाम होगी, ये होगा वो होगा, फिर अटैक्स भी करते रहते हैं। तो ईरान के हवाले से तो कोई शर्त नहीं रखी, कोई एग्रीमेंट भी नहीं हुआ, बस चुप करके वो बैठ गए। तो अनकंडीशनल सरेंडर से अनकंडीशनल सीज फायर। तो उन्होंने कहा अगर ये दोबारा अटैक करेंगे तो भरपूर तरीके से हम जवाब देंगे। वैसे भी अगर आप नोट करें नाज़रीन के जून के अंदर ये जंग हुई है, तो अभी 3 महीने 4 महीने इसको हुए हैं। तो इन्होंने जून में इसराइल और अमेरिका ने, नेतन्याहू और ट्रंप ने एक हिस्टोरिक विक्ट्री अनाउंस की, कहा हमें बड़ी हिस्टोरिक विक्ट्री हुई है। तो फिर 3 महीनों बाद फिर ईरान पर हमला करने की क्या जरूरत है? जब हिस्टोरिक विक्ट्री हो गई है तो फिर दोबारा हमले की क्या जरूरत है? और यही केस है लेबनान का, गजा का और यमन का। वहां भी ये विक्ट्रीज अनाउंस कर बैठे हैं, तो फिर दोबारा वहां पर हमले क्यों करते हैं? तो ट्रंप ने अभी ये मीडिया से बात करते हुए कहा, ये एडमिट किया कि इजराइल जो अटैक कर रहा था, ही वॉज इन चार्ज, कि वो मॉनिटर कर रहा था, ऑर्डर जो है वो जारी कर रहा था। और अब जरा उसकी लैंग्वेज देखें, कहता है पहले दिन जब इजराइल ने अटैक किया ईरान पर, वो बड़ा ग्रेट डे था। अब वो सारे सिविलियंस वहां पर शहीद हुए, ट्रंप कह रहा है बड़ा ग्रेट डे था, ये पीस मेकर प्रेसिडेंट है। और इसका मतलब यह है कि ट्रंप ने जो साथ तो निगोशिएशंस कर रहा था ईरान से अमेरिका, तो ईरान को वो कह रहा था कि भाई इजराइल हमला नहीं करेगा। आज ट्रंप कह रहा है कि जो हमला हुआ मेरी मर्जी से हुआ, जिसका मतलब ये वहां पर सारा झूठ बोल रहा था और सारी प्लानिंग कर रहा था। ईरानियन हैकर्स ने फॉक्स न्यूज के मुताबिक जॉन बोल्टन की ईमेल जब हैक कर ली हैं। अच्छा, ये हैकिंग वाला मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2016 में जो इलेक्शंस हुए हैं जिसमें ट्रंप जीता है और हिलरी क्लिंटन जो हारी है, उसके पीछे भी हैकिंग वजह थी। रशिया ने हिलरी क्लिंटन की जो ईमेल्स हैं वो हैक कर ली थी लीबिया के हवाले से, और वो सारा डाटा सामने आ गया था, और यही वो वजह बनी ट्रंप को जितवाने के लिए। तो ये ईमेल्स हैक करना ये बड़े इंपॉर्टेंट इसमें डाटा होता है, और
मतलब इसमें इसराइल से मुतालिक भी कुछ हो सकता है, क्योंकि जॉन बोल्टन इजराइली का बंदा, लॉबी का बंदा है, और ये वो बंदा है जिसने वेनेजुएला में ऑपरेशंस करवाए, जिसने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील तोड़वाई, ये वही बंदा है। ईरान के हवाले से एक तशवीशनाक बात यह है कि ईरान के सदर ने कहा है तेहरान में हैव टू इवैक्यूएटेड अमिड वर्सनिंग वाटर क्राइसिस। तो फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट मंथ हमें यह स्टार्ट करना पड़ेगा, और अगर बारिश नहीं होती तो मामला बहुत खराब हो जाएंगे। अब इसको जरा सीरिया के साथ कंपेयर करें। सीरिया पर भी सैंक्शंस लगी हुई थी, ईरान पर भी सैंक्शंस लगी हुई हैं। सीरिया में एक ये हुआ कि क्लाइमेट चेंज आ गई, वहां पर डिजर्टिफिकेशन हो गई, यानी खुश्क साली आ गई, जिसमें ये होता है कि जो आपकी लैंड है वो सहरा जैसी बन जाती है। ठीक है, डिजर्टिफिकेशन हो गई, खुश्क साली आ गई, फर्टाइल लैंड नहीं बचती, और आपकी इकॉनमी बहुत बुरे तरीके से मुतासर होती है। 2007 और 8 में ये अमल हुआ। अच्छा, इससे 1.3 मिलियन जो सीरिया के लोग हैं वो डिस्प्लेस हो गए इंटरनली। टोटल आबादी उनकी 2 करोड़ के करीब है, तो एक बड़ा हिस्सा डिस्प्लेस हो गया। और ये फिर गांव के बहुत सारे लोग, हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस के लोग भी डिस्प्लेस हुए और वो शहरों की तरफ गए, जिससे और मसाइल पैदा हुए। और फिर जो रिबेल ग्रुप्स हैं उन्होंने इन लोगों को जो है वो भर्ती किया, पॉवर्टी बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है ना। तो चूंकि सैंक्शन लगी हुई थी, तो सैंक्शन की वजह से इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो इस क्लाइमेट चेंज का सामना कर सके। फिर एक और मसला ये हुआ कि जो नॉर्थ था वहां पर ऑयल रिसोर्सेज थे, तो वहां पर आकर बैठ गया अमेरिका, और जो बाकी एरिया था वहां पर ये डिजर्टिफिकेशन हो गई। तो इसलिए यानी ये सीरिया को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और अल्टीमेटली भी अगर आप देखें तो वो इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ते 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 अल्टीमेटली कोलैप्स हो गया सीरिया का। तो ईरान में भी आपको पता है सैंक्शंस हैं, दीगर इकोनॉमिक मसाइल उनके हैं। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है ये एक बड़ा मसला स्ट्रेटजिक हवाले से भी बन सकता है। भाई तेहरान उनका कैपिटल है जहां पर सब ज्यादा लोग रहते हैं, इसको इवैक्यूएट करने का मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला कितना सीरियस है। तो इससे उनको बहरहाल इसका सामना करना है, ये एक बड़ा इशू सामने आ रहा है। सऊदी अरेबिया ने कहा है, सऊदी अरेबिया से ये खबर आ रही है कि जर्मनी के साथ वो वॉरशिप्स बनाने के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया ये चाहता है कि लोकल डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो खड़ी की जाए और पार्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चर किए जाएं जर्मनी के साथ जब मिलकर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और सऊदी अरेबिया ने टर्की से 100 जेट्स लेने की भी बात की हुई है, और उधर अमेरिका से भी ले रहे हैं, और उनकी अच्छी एयरफोर्स है। और अगर मैं आपको बताऊं कि कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, इनकी मुनासिब एयरफोर्स है, ये इजराइल का सामना कर सकते हैं। कतर के साथ तो सिर्फ अमेरिका ने धोखा दिया ना। अगर अमेरिका वो सारा मतलब वो तो ऑपरेट ही नहीं कर सके ना, अगर इनके भी जहाज उड़ते तो इजराइल इतनी आसानी से वापस नहीं जा सकता था। अच्छा जी, अब टर्की के ऊपर अमेरिका प्रेशर डाल रहा है कि वो S-400 जो उन्होंने रशिया से लिया हुआ है, इसको जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के हवाले करे और इसको ऑपरेट ना करे। लेकिन टर्की कह रहा है कि नहीं, हम तो इसको ऑपरेट करेंगे, क्योंकि उन्होंने फाइटर जेट्स देने हैं, या अगर कोई और टेक्नोलॉजी वो ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो वो कह रहे हैं S-400 को। आप काफी दिनों से वो कह रहे हैं, अब ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन टर्की कह रहा है कि हम इसको नहीं करेंगे। नॉर्थ कोरिया ने, जापान कह रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स है वो फायर किए हैं, और कहीं करीब करीब जो उनकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहां पर करीब करीब जब वो कहीं आकर गिरे। नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल जब फायर कर दिए, और साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस कह रही है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट भी कर सकता है। और उधर प्यूटन ने कहा है कि अगर अमेरिका करेगा तो फौरी हम भी जब शुरू कर देंगे, और ये एक टेस्ट नहीं होगा, ये सीरीज ऑफ टेस्ट होंगे। सूडान के हवाले से नाज़रीन सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं, और उससे भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि कितने बड़े खौफनाक क्राइम्स वहां पर हुए हैं। सैटेलाइट इमेजेस शो सस्पेक्टेड मैस ग्रेव्स इन अल फशर। बहुत बड़ी इज्तिमाई कब्रें हो सकती हैं, ये सैटेलाइट इमेजेस के जरिए पता चल रहा है। बहुत ही खौफनाक सूरत है सूडान के हवाले से। और अमेरिका ने फिर अटैक किया है, 3 लोग मारे गए हैं कैरेबियन के अंदर, और कहा है कि ये ड्रग बोट्स थी। ठीक है ना, कोई एविडेंस, कोई सबूत, कुछ भी नहीं। 3 मजीद लोग जब वो मारे गए हैं। तो वेनेजुएला में ये कशीदगी जो है वो जारी है। एक इंटरेस्टिंग क्लैश हुआ है नेटो चीफ का और जो रशिया के स्पोक्स पर्सन है उनका। अब नेटो चीफ देखिए ईरान के हवाले से क्या बात कर रहा है, और रशिया के हवाले से कहता है कि रशिया से जो हमें खतरा है ये यूक्रेन की जंगबंदी के बाद भी खत्म नहीं होगा, यानी अंदाजा करें। और हमें एक रशिया से लंबी लड़ाई के लिए तैयार हो जाना चाहिए अगर यूक्रेन की जंग रुक भी जाती है। रशिया का खतरा नहीं टलेगा, वो रशिया जिसका कोई खतरा है ही नहीं यूरोप को। कहता है कि रशिया जो है ये चाइना और ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर ग्लोबल रूल्स को जब डिस्ट्रॉय कर रहा है, ग्लोबल रूल्स को। इस पर रशिया का बड़ा इंटरेस्टिंग रद्द अमल आया।
نیٹو چیف کہہ رہا ہے کہ ایران، چائنا اور نارتھ کوریا کے ساتھ مل کر رشیا گلوبل رولز کو ڈسٹرائے کر رہا ہے. تو یہ ایران نے کہا کہ ان کے اوپر جو جنگ لانچ ہوئی یہ نیٹو کی جنگ تھی. انہوں نے کہا پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ گلوبل رولز جس کی نیٹو چیف بات کر رہے ہیں یہ کون سے ہیں؟ ذرا ان کی پوری جو لسٹ ہے یہ نیٹو کی ویب سائٹ کے اوپر جاری کر دی جائے تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ یہ گلوبل رولز کون سے ہیں. انہوں نے کہا کہ چائنا، ایران، رشیا، نارتھ کوریا، ہم نے کبھی انٹرنیشنل لا کی وائلیشن نہیں کی، یہ نیٹو ہی ہے جس نے ہمیشہ کی ہے. انہوں نے کہا کہ افغانستان میں آپ کیا لینے گئے تھے، یوگوسلاویا پر جو بامبنگ کی، ایسے کئی ایک آپریشن نیٹو کر چکا ہے جس میں انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہوئی. تیسرا انہوں نے کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا کے ساتھ مل کر اور چائنا کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس وجہ سے گلوبل رولز کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر چائنا سے تعلقات رکھنا مسئلہ ہے تو ذرا ایک نیٹو کنٹری کا نام بتائیں جس نے اناؤنس کیا ہو کہ وہ چائنا کے ساتھ تعلقات ختم کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ابھی تو امریکہ کا صدر جا کر چائنا کے صدر سے مل کر آیا ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب امریکہ سمیت تمام نیٹو کنٹریز چائنا کے ساتھ تعلقات ان کے ہیں، یورپینز تعلقات بڑھا رہے ہیں، تو پھر چائنا سے تعلقات اگر ہم نے رکھ لیے تو کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ ایک انٹرسٹنگ کلیش جو ہے وہ ہوا ہے. برسلز کے اوپر پھر ڈرونز دیکھیں گے اور برسل کا جو ایئرپورٹ ہے وہ بند کرنا پڑا. یہ بڑی سنگین بات ہے، معمولی بات نہیں ہے. دیکھیں جو یورپ میں رہتے ہیں وہ اس بات کو زیادہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. یہ برسلز کا ایئرپورٹ ہے، یہ کوئی افریقہ میں کوئی بہت پور اور سول وار جہاں پر جاری ہو یہ وہ ایئرپورٹ نہیں ہے کہ کچھ بھی ہو گیا. یہ برسل ہے، وہاں ایئرپورٹ کا بند ہو جانا اور وہ بھی ڈرونز اوپر سے گھوم رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ مطلب تو اب یہ ڈرونز کس کے ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں؟ اور برسل کوئی رشیا کے بارڈر پر نہیں ہے بھئی، وہاں تک آنے کے لیے تو کتنے ملک ہیں درمیان میں. اور نیٹو کیا کر رہا ہے؟ مطلب نیٹو ان ڈرونز کو نہیں گرا سکتا. جو انصار اللہ جو ہے وہ امریکن ڈرونز کو گرا رہا ہے، تو یہ نیٹو یورپ میں بیٹھا ہوا ہے، برسلز تک ڈرونز آ رہے ہیں. اور وہ تو یہ کوئی بہت بڑی ڈیپ کنسپریسی بھی ہو سکتی ہے، ایک بیانیہ بھی ہو سکتا ہے رشیا کے ساتھ جنگ کے لیے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑی مسٹری ہے. مطلب ایئرپورٹس ہیں، فلائٹس ہیں لوگوں کی، اور یورپ ہے، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور کنیکٹڈ فلائٹس ہوتی ہیں. وہاں پر کبھی ایک ایئرپورٹ بند ہو رہا ہے، کبھی دوسرا بند ہو رہا ہے. عجیب صورتحال وہاں پر قائم ہے، اور نیٹو مطلب ڈرونز نہیں گرا پا رہا. بڑی عجیب صورتحال ہے. یہ اس وقت کی تازہ ترین سچویشن ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.